हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम 2021-22 के नए सेशन के लिए क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में आज हम यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी, इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, इसका चैप्टर फर्स्ट ए वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और उसके उदाहरण समझेंगे। उसके बाद हम इसके नोट्स तैयार करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका बेसिक। देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कि किस तरह से आवेश की खोज हुई थी, कैसे प्रैक्टिकल हुए थे उसमें, और कैसे थेल्स ने, उसके बाद में एलिजाबेथ के डॉक्टर गिलबर्ट ने कुछ प्रयोग करके देखा। उसके बाद में सन 1646 में थॉमस ब्राउन आया और थॉमस ब्राउन ने भी कुछ प्रैक्टिकल करके देखे। तो इस प्रैक्टिकल के आधार पर आवेश के बारे में पता चला, उसकी परिभाषा दी गई और इस कितने प्रकार के होते हैं आवेश, ये हमने कल देखे थे और इसके नोट्स भी तैयार किए थे। ठीक है, तो आइए आज हम आगे का पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। उपर्युक्त प्रयोगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की दो आवेशित वस्तुओं में या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण होता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आकर्षण प्रतिकर्षण के प्रायोगिक परिणामों की यथोचित व्याख्या करने के लिए केवल दो प्रकार के आवेशों की कल्पना पर्याप्त है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि कम से कम दो प्रकार का वैद्युत आवेश अवश्य होता है। मतलब उपर्युक्त प्रयोगों के आधार पर जो हमने प्रयोग किए थे कल, कांच की छड़ को कांच की छड़ से रगड़े थे और एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ से रगड़े थे। उसी प्रकार हमने फिर तीसरे प्रयोग में हमने जो है एक कांच की छड़ और एक एबोनाइट की छड़ को रगड़े थे। तो उस दौरान हमने पाए थे कि दो प्रकार के आवेश थे जिसमें वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। एक प्रकार का आवेश तो वह है जो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर छड़ पर उत्पन्न होता है, तथा दूसरी प्रकार का आवेश वह है जो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर उत्पन्न होता है। सन 1750 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस आवेश को क्रमशः धन आवेश मीन्स पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण आवेश मीन्स नेगेटिव चार्ज नाम दिया। ठीक है, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नाम दिया। ठीक है, उन्होंने नाम दे दिया, एक को धन और एक को ऋण। आवेशों का उत्पन्न होना न केवल कांच तथा आबनूस की छड़ों तक ही सीमित नहीं है। जब भी हम किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ आवेश उत्पन्न होता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि कांच पर सदैव धनावेश और एबोनाइट पर सदैव ऋणावेश ही उत्पन्न हो, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु के साथ किस वस्तु के साथ रगड़ी गई है। ठीक है, देखिए यह जरूरी नहीं है कि हमेशा कांच पर जो है वो धनावेश ही उत्पन्न होगा। ठीक है, यह एबोनाइट पर हमेशा ऋणावेश ही उत्पन्न होगा। ये उस बात पर निर्भर करता है कि किस वस्तु के साथ में यह रगड़ी गई है। ठीक है, जैसे नीचे तालिका दी गई है, नीचे दी गई तालिका में वस्तुएं क्रम में दी गई है। यदि किसी वस्तु को उसके ऊपर वाली किसी भी वस्तु के ऊपर रगड़ा जाए तो उसमें ऋणावेश, और यदि उस वस्तु को उसकी नीचे वाली भी वस्तु पर रगड़ा जाए तो उसमें धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वस्तुएं हैं जैसे बिल्ली की खाल है, फलालेन है, कांच है, रुई है, रेशम, लकड़ी, धातु, इंडिया, रबर, रोल, रेजिन, अंबर, गंधक, एबोनाइट। तो इस तरह से इसमें अगर हम उसी वस्तु को उसकी नीचे वाली मतलब बिल्ली की खाल को फलालेन से रगड़ेंगे तो उसमें धनावेश उत्पन्न होगा। देखो यहाँ पे दिया है कि नीचे दी तालिका में यदि किसी वस्तु को उसके ऊपर वाली किसी भी वस्तु से रगड़ा जाए तो उसमें ऋण आवेश, और यदि उस वस्तु को नीचे वाली मतलब जैसे उदाहरण के लिए देखें कि अगर फलालेन को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, उसमें ऋण,
और अगर कांच से रगड़ेंगे तो कौन सा आवेश उत्पन्न होगा उसमें, धन। तो इस तरह से ये एक चार्ट बना हुआ है आपके पास में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, देखो उदाहरण में क्या बताया जा रहा है। उदाहरण, यदि कांच की छड़ को फलालेन से रगड़ा जाए तो उसमें ऋणावेश। देखो अभी मैंने कहा कि अगर फलालेन से रगड़ेंगे तो क्या होगा, ऋणावेश। कोई भी एक वस्तु को ले लेते हैं, जैसे यहाँ कांच को लिया है उसने उदाहरण के लिए, तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, उदाहरण के लिए हम भी कांच ले लेते हैं। तो कांच को ऊपर वाली से रगड़ेंगे, फलालेन से रगड़ेंगे तो ऋण, और रुई से रगड़ेंगे तो धन। तो इस तरह से ऋणावेश, और यदि रेशम से रगड़ा जाए तो उसमें धनावेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक अनावेशित वस्तु के साथ विभिन्न प्रकार के आवेश शब्दबद्ध किए जा सकते हैं। उपर्युक्त प्रयोगों से यह भी स्पष्ट होता है कि समान प्रकार के सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत यानी कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेशों में निम्नलिखित दो बातें पाई जाती हैं। पहला क्या है, धनावेश तथा ऋणावेश साथ साथ उत्पन्न होते हैं। भाई स्पष्ट सी बात है, ठीक है। धनावेश और ऋणावेश साथ साथ तो उत्पन्न होंगे ही होंगे। कांच की छड़ को रेशम पर रगड़कर छड़ एवं रेशम को क्रमानुसार अन्य रगड़ी गई कांच के पास लाओ तो तुम देखोगे कि दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु रेशम एवं छड़ परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करती है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लो अगर आपने कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ा, ठीक है, और तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ऋणावेश, और रेशम पर कौन सा उत्पन्न होगा, धनावेश, ठीक है। तो इस तरह से दो आवेश साथ साथ उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार शीशे की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर छड़ में ऋणावेश और फलालेन पर धनावेश उत्पन्न होता है। तो स्पष्ट है कि दोनों वस्तु को रगड़ने पर विपरीत प्रकार के आवेश साथ साथ उत्पन्न होते हैं। देखो इस टॉपिक से ना 1 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, कि जैसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि शीशे की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, और आपके पास में 4 ऑप्शन रहेगा। पहले में रह जाएगा धन आवेश, दूसरे में ऋणावेश, तीसरे में धनावेश ऋणावेश, और चौथे में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि शीशे की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर उसमें ऋणावेश और फलालेन पर धनावेश उत्पन्न होता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है, 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आइए अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या निष्कर्ष निकल के आया इसका, कि एक साथ उत्पन्न हुए धन एवं ऋणावेश बराबर होते हैं। मतलब जितना धनावेश उत्पन्न होगा उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होगा। यदि हम रगड़ी हुई कांच की छड़ तथा रेशम के कपड़े को एक साथ दूसरी रगड़ी हुई कांच की छड़ के निकट लाए तो उनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि छड़ पर उत्पन्न धनावेश तथा रेशम के कपड़े पर उत्पन्न ऋणावेश एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, अतः धनावेश तथा ऋणावेश के परिमाण बराबर होते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करके आप दे सकते हो अपने दैनिक जीवन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी वस्तु के आवेशित होने की वास्तविक पहचान प्रतिकर्षण है। प्रत्येक आवेशित वस्तु आवेश रहित वस्तु को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। उदाहरण, कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर या आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई बिना रगड़ी आबनूस या लाख की छड़ के पास लाने पर दोनों छड़ों में आकर्षण होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल है कि मान लो हमने आबनूस की छड़ है, ठीक है, और हमने बिना रगड़ी हुई वस्तु को अगर उसके पास में लाए और एक रगड़ी हुई वस्तु रख दें हम, तो फिर भी उसमें क्या होता है, आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ उपर्युक्त प्रयोगों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों आवेशित वस्तुओं में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। इस प्रकार
आकर्षण में तो एक आवेशित दूसरी अनावेशित वस्तु के बीच अथवा दो विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित वस्तुओं के बीच भी होता है, किंतु प्रतिकर्षण केवल दो सजातीय आवेशों से आवेशित वस्तुओं में ही संभव है। मतलब प्रतिकर्षण की घटना तभी होती है जब दोनों वस्तु आवेशित हो, लेकिन आकर्षण की घटना जो है वो दोनों वस्तु के आवेशित होने पर भी संभव है और एक के आवेशित और दूसरे के अनावेशित होने पर भी आकर्षण की घटना संभव है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपके वन लाइनर क्वेश्चन के लिए या एक नंबर के प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः आकर्षण द्वारा आवेश की पहचान करना कठिन है, ठीक है, इसलिए प्रतिकर्षण ही वस्तु के आवेशित होने की वास्तविक पहचान है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब ये है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो वैद्युत आवेश की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये बात आपने कक्षा 11वीं में बहुत अच्छे से पढ़े हो कि इस ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा कण है उसे क्या नाम दिया गया है, परमाणु, एटम्स कहते हैं जिसको इंग्लिश में। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु का मध्य भाग अपेक्षाकृत भारी होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने पढ़े ही हो, ठीक है, उसमें नाभिक की परिभाषा कैसे परिभाषित किया था रदरफोर्ड ने, अल्फा कण का प्रकीर्णन करके। आप देखे हो नाभिक की कुछ मतलब कुछ कंडीशंस थे जहाँ पे बीच में अल्फा कण जो है वो वापस आ जाते थे, तो उसे नाभिक नाम दिया गया था उस ठोस भाग को। नाभिक दो प्रकार के कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। भैया आपको ये पता है कि प्रत्येक परमाणु का जो नाभिक है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से, ठीक है। नाभिक का आकार गोल माना जाता है और उस अंदर मतलब परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता है। ये बात आपको सर्वविदित है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस और न्यूट्रॉन पर जीरो, मतलब कोई भी आवेश नहीं होता है। कक्षा 11वीं में आपने बहुत अच्छे से पढ़े हो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स। स्पष्ट है कि प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु के नाभिक धनावेशित होंगे। नाभिक के चारों ओर एक तीसरे प्रकार के कण विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात भी आपने पढ़े हो। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक प्रोटॉन के धनावेश के बराबर ऋणावेश होता है। मतलब कि जो भी नाभिक है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही आवेश किसके ऊपर होता है, उतना ही आवेश प्रोटॉन के ऊपर भी होता है, ठीक है। ये बात आपको सर्वविदित पहले से ही पता है। एक विद्युत उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये बात भी मैंने बार बार बोली हूँ कि परमाणु जो है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है। आगे चलते हैं हम। यदि किसी परमाणु से यदि किसी परमाणु से किसी प्रकार एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो इस पर धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है तथा यह धनावेशित कहा जाता है। मतलब कोई भी परमाणु है और उसकी कक्षा से हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे। भाई देखो स्पष्ट सी बात है, बहुत सिंपल लॉजिक है। ये परमाणु है और परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन पर धनावेश होगा उतना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होगा। अब मान लेते हैं कि इस परमाणु के पास में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन हैं, ठीक है, मतलब 2 ऋणावेश और क्या है, 2 धनावेश है। अब हमने क्या किए, इस परमाणु के नाभिक से
एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिए। तो भाई जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक बचेगा। और प्रोटॉन कितने बचेंगे, दो। प्रोटॉन को तो हमने निकाले ही नहीं। तो इससे क्या बात स्पष्ट होती है कि इसमें धनावेश की मात्रा ज़्यादा हो गई और ऋणावेश की मात्रा कम हो गई। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसके अंदर जो है वो धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है तथा यह धनावेशित कहा जाता है। जब कोई परमाणु बाहर से किसी प्रकार एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इस पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसका इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चला गया तो भाई इसके पास तो पहले से पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त कहने का मतलब समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी थे और समान मात्रा में प्रोटॉन भी थे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसके पास आ गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई। कहने का मतलब कि इसके ऊपर ऋणावेश की वृद्धि हुई तो ऋणावेश की मात्रा इस पर बढ़ जाती है तथा यह पदार्थ क्या कहलाता है, ऋणावेशित कहलाता है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु में असंख्य परमाणु होते हैं अतः किसी वस्तु का धनावेशित होना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी को तथा ऋणावेशित होना इलेक्ट्रॉनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आधिक्य को प्रदर्शित करता है। फिर से इस पॉइंट को एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए आप इस पॉइंट को। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का धनावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी, या अच्छे से ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब उस वस्तु पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा स्टूडेंट्स, धनावेश। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब उस वस्तु पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश। ये बात मैंने 11th में भी आपको समझाया था। क्योंकि किसी वस्तु के धनावेशित तथा ऋणावेशित होने की क्रिया इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही समझाई जा सकती है तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु से सुगमता से अलग भी किया जा सकता है, प्रोटॉन नहीं। अतः किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन नहीं। ठीक है, 2 पॉइंट निकल के आए यहाँ से कि प्रतिकर्षण ही जो है किसी वस्तु के आवेशित होने की बात को स्पष्ट करता है और यहाँ पर किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इस पॉइंट को अगर चाहे तो नोट कर सकते हो, नोट पॉइंट बनाकर। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर घर्षण द्वारा आवेश का स्पष्टीकरण। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं। इससे कांच पर ऋणावेश की कमी तथा धनावेश की अधिकता हो जाती है। भाई स्पष्ट सी बात है, अगर हम कांच की छड़ को किससे रगड़ेंगे, रेशम के कपड़े से। अगर रेशम में इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं, मान के चलो, ठीक है, कहाँ से, कांच से निकल के, तो अब समझो यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ये कांच के छड़ के ऊपर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा भाई, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और जो रेशम का कपड़ा है उसके ऊपर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई और इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। तो इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हो कि कांच में धन आवेश और रेशम में कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, ऋण आवेश। ठीक है, इससे कांच पर ऋणावेश की कमी तथा धनावेश की अधिकता हो जाती है। इसके विपरीत रेशम पर इलेक्ट्रॉनों के आ जाने के कारण उस पर ऋणावेश उसके धनावेश की अपेक्षा अधिक होता है। अतः कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन आबनूस में आ जाते हैं, अतः आबनूस की छड़ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाती है, जबकि बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है। आवेशित वस्तु पर वैद्युत आवेश का परिमाण एवं प्रकृति। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत आवेश E हो तथा किसी आवेशित वस्तु पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की तुलना में n इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उस पर Ne परिमाण का धनावेश होगा। यदि n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर Ne परिमाण का ऋणावेश होगा। अतः आवेशित वस्तु पर
आवेशित वस्तु पर वैद्युत आवेश का परिमाण Q बराबर Ne, where N इक्वल 1 2 3 एंड E इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आपने क्लास 11th में पढ़े थे ना, आवेश बराबर यानी कि Q बराबर Ne, तो ये Ne कहाँ से निकल के आया, अब समझ में आया। इस तरह से जो Ne है वो निकल के आता है। किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण अगर हमको निकालना है तो हम इस तरह से निकालेंगे, जहाँ N का मान 1 2 3 4 रख देंगे और E का मान क्या रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेशों की संख्या। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आवेश वस्तु पर वैद्युत आवेश का परिमाण हमने देख लिए। अब आवेश संरक्षण का सिद्धांत देखते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत बहुत सरल है। ये संरक्षण का मतलब होता है किसी भी वस्तु को हम इसमें संरक्षित करते हैं, ये बात आपको पता है। आप ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपने 10वीं में पढ़ा है, 11वीं में भी पढ़ा है। अब ये आवेश संरक्षण की बात है, मतलब आवेश का क्या हो रहा होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, आवेश का संरक्षण हो रहा होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कैसे आवेश का संरक्षण होता है भाई, इस बात को हम समझते हैं। चलो, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत प्रकृति परंतु समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ, जब कांच की छड़ को रेशम अथवा आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो जितना धनावेश कांच पर उत्पन्न होता है ठीक उतना ही ऋणावेश रेशम पर भी उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार आबनूस की छड़ पर उत्पन्न होने वाले ऋणावेश की मात्रा बिल्ली की खाल पर उत्पन्न होने वाले धनावेश की मात्रा के ठीक बराबर होती है। अतः स्पष्ट है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश की कुल मात्रा शून्य ही रहती है, जबकि दोनों को परस्पर रगड़ने से पूर्व भी प्रत्येक आवेश का कुल परिमाण शून्य ही था। इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, देखिए इस बात का क्या निष्कर्ष निकला, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह कथन ही आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रत्येक प्राकृतिक घटना में जहां वैद्युत आवेश का आदान प्रदान होता है इस नियम को सत्य पाया गया। भाई देखिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या नियम क्या था, हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एक लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी जलने के बाद में राख बनेगी, राख मिट्टी में मिल जाएगी और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा वो वायुमंडल में मिल जाएगा, ऊष्मा भी वायुमंडल में मिलकर नमी भाप में बदल जाएगी। तो इस तरह से जो जहाँ से आया था वो वहाँ ही चला जाता है। तो अगर मान लो हमने कांच की छड़ को अगर हमने बिल्ली की खाल से रगड़े तो कांच की छड़ से जो मतलब इलेक्ट्रॉन है वो निकल के कहाँ जाएंगे, बिल्ली की खाल में जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के ये नष्ट नहीं हुए, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश अभी भी है, बस हमने इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया। तो क्या इससे आवेश या इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जितना था वो उतना ही है, बस एक वस्तु से निकलकर वो कहाँ गया है, दूसरे वस्तु पर निकल कर गया है। अगर निकल कर गया तो उस पर कमी हुई और जिस पे गया उस पर अधिकता हुई, बस इतना ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और इस नियम का सत्यापन भी हुआ है। तो इस नियम का सत्यापन कैसे हुआ है, देखिए कुछ प्रैक्टिकल करके देखे गए हैं इस नियम के सत्यापन के लिए। वैसे आयनीकरण की क्रिया आपने पढ़े हो, आयनीकरण मतलब आयोनाइजेशन रिएक्शन। आयनीकरण किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको क्लास 11th में कि जब कोई पदार्थ दो भागों में टूट जाता है और उसके ऊपर आवेश आता है तो उसको हम आयनीकरण कहते हैं, उस पदार्थ का आयनीकरण करना कहते हैं। जैसे देखिए NaCl मतलब नमक, तो जब भी हम इसका अपघटन करते हैं तो जो NaCl है वो दो भागों में टूट जाता है। तो दो भागों में टूटने के बाद सोडियम के पास में प्लस आवेश और क्लोरीन के पास में क्या आ जाता है, माइनस आवेश, मतलब ये आवेशित हो गए।
हाँ, जितना इलेक्ट्रॉन पहले उनके पास में था उतने ही है। तो अब कैसे पुष्टि होगी देखो, क्योंकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये बात सत्य है। अतः आयनीकरण से पूर्व NaCl पर कुल आवेश कितना होगा भाई? शून्य। उदासीन का मतलब क्या होता है? शून्य। अब क्या होगा? आयनीकरण के पश्चात दोनों आयनों का कुल आवेश, मतलब कि एक के ऊपर माइनस प्लस आ गया और दूसरे के ऊपर माइनस, जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो फिर भी क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो मतलब कि टूटने के बाद में दोनों के आवेश को अगर हम जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा? शून्य ही आएगा। तो यह क्रिया जो है वो आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करती है। जैसे नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है भाई, आप नाभिकीय विखंडन, जैसे ये यूरेनियम है, इसमें जब हम इसके नाभिक का विखंडन करते हैं, इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, तो देखते हैं कि यूरेनियम जो है वो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है और इस दौरान यहाँ पे ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है। अब जब हम देखते हैं कि पहले जो जितनी इसकी ऊर्जा थी और ये टूटने के बाद में जो जो ऊर्जा है, दोनों को, यह आवेश है, चार्ज, ये आवेश एक प्रकार से ऊर्जा ही है। तो जब हम देखते हैं कि पूर्व आवेश कितना था, पूर्व में इसमें 92 इलेक्ट्रॉन थे और जब ये टूटे तो 56, मतलब इसका 56 और इसका 36 दोनों को जोड़े तो भी 92 इलेक्ट्रॉन ही आए। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि आवेश जो है वो नष्ट नहीं हुआ, आवेश कैसा हुआ? यहाँ पे संरक्षित ही था। तो यह बात भी आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। इस तरह से आप अन्य एग्जाम्पल भी देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में जो आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बेसिक चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक कि आप बेसिक नहीं समझोगे आप शॉर्ट चीज़ों को याद नहीं कर सकते। और मेरा मानना ये है कि अगर आप साइंस के बच्चे हो तो आपको हर चीज़ का बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट किसी भी चीज़ को रट नहीं सकता और साइंस को हम रट नहीं सकते। ठीक है। जब तक कि आप किसी भी टॉपिक के पीछे के सारे कॉन्सेप्ट पता नहीं करोगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो ये तो थे आपके बेसिक चीज़ें, थ्योरी। अब आपको और नोट्स बनाना कहाँ से तैयार करना है, तो देखिए नोट्स आपको इस तरह से बनाना है। जो पेन से राइटिंग वर्ग है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2, धनावेश और ऋणावेश। इस तरह से सुंदर अक्षर में आप एक डायग्राम बना लीजिए। धनावेश किसे कहते हैं? जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए ये एग्जाम्पल दे दीजिए इस तरह से। ठीक है। ऐसे एरो के चिन्ह बनाकर सुंदर अक्षरों में। उसके बाद में ऋणावेश, एबोनाइट की छड़ को फर या बिल्ली की खाल ऊनी कपड़े से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एबोनाइट से निकलकर बिल्ली की खाल में चले जाते हैं, जिससे सॉरी रगड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्ली की खाल से निकलकर एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं, जिससे एबोनाइट की छड़ पर माइनस आवेश और बिल्ली की खाल पर प्लस आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है। आगे आपको नोट्स में क्या लिखना है, देखो ये कॉलम बने हुए हैं। धनावेश पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश निगेटिव चार्ज, फिर कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, मतलब कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पे धनावेश और रेशम के कपड़े पे ऋणावेश। ऊनी कपड़ा को एम्बर यानी कि इलेक्ट्रॉन ही है कुल मिला के, बाद में एम्बर को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है। तो जब एक कुल मिला के पदार्थ है ये जो नदियों के किनारे पाया जाता है। ठीक है। ये हमारे कंट्री में नहीं लेकिन अदर कंट्री में समुद्र के किनारे में ये पाया जाता है। ऊनी कपड़े को जब हम एम्बर से रगड़ेंगे तो ऊनी कपड़े पे धनावेश और एम्बर पे कौन सा होगा? ऋणावेश। तो इस तरह से ये एक कॉलम बना लीजिए और इस कॉलम में याद भी रख लीजिए कि किसको किससे रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। अब आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये क्या है? कुल मिला के ये यही वाला पॉइंट है जो हमने पढ़े ना अभी। ठीक है। ये वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मतलब यही शब्द है ये, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो देखिए प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। ये बात आपको
पहले से ही पता है और ये आपने रट भी चुके हो इन सब चीज़ों को। धनावेशित कण प्रोटॉन तथा उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। सॉरी, ये रिपीट हो गया है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश होता है प्रोटॉन पर उतना ही धनावेश होता है। इतना तो आप लिख ही सकते हो। अतः परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है। नाभिक के निकट जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें बंद इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से तीव्र आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ते जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल का मान कम होते जाता है। एक स्थिति ऐसी आती कि आकर्षण बल का मान नगण्य हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? मुक्त। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं, कैसा? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ही विद्युत प्रभाव यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और यही है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। मतलब आवेश को उत्पन्न करने के लिए कौन जिम्मेदार है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या उसमें आवेश उत्पन्न होगा या आवेश विद्युत धारा उत्पन्न होगी क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे प्लास्टिक है और एक तांबे का पदार्थ है, प्लास्टिक में क्या विद्युत धारा बहती है क्या? बिल्कुल नहीं। पर भाई ये बात तो पता है नहीं, पता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन क्यों उसमें विद्युत धारा नहीं बहती? तो कारण यही है कि उसके बाहर एक कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, ये नोट पॉइंट है। नाभिक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान नाभिकीय बल की तुलना में कम होता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। ये देखिए नोट पॉइंट, ये सब कक्षा 11वीं में आपने पढ़े हो। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में काफ़ी रिपीट होता है, आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी रूपांतरण स्थिर विद्युत है। ये स्थिर है ना, स्थिर, स्थित नहीं है स्टूडेंट्स, स्थिर विद्युत है। विद्युत आवेश वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जिस पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेशित पदार्थ कहा जाता है। ये नोट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नोट नंबर 5 क्या है? जिस पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, हाँ वही है, ये रिपीट हो गया यहाँ पे। अब आवेश संरक्षण का सिद्धांत देखो, अभी हमने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन आपको उतना डिटेल नहीं लिखना है, आपको सिर्फ मेन पॉइंट लिखना है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। वेरी इजी। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल दे दीजिए आप। देखो एक शब्द में और कैसे लिख सकते हैं आवेश संरक्षण के नियम को। किसी पृथक्कृत निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, मतलब कि आवेश जो है उसका मान कम या ज़्यादा नहीं होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। तो इस तरह से आप सरल शब्दों में नोट्स तैयार कर लीजिए। ये एग्जाम्पल यूरेनियम का। तो आपको नोट्स में सिर्फ राइटिंग वर्क पेन से जो है वो लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर काफ़ी बड़ा लगा होगा, लेकिन देखो जब तक कि बेसिक चीज़ें आप नहीं समझोगे आप उसके अंदर की छोटी चीज़ों को याद नहीं कर सकते। और मुझे बेसिक चीज़ें समझाना ही बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको डिटेल पढ़ना पसंद नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसको डिटेल पढ़ना पसंद है तो वो सारा वीडियो देखेंगे और इसके सारे पॉइंट को याद भी करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी अच्छे बच्चे इनको तैयार कर लीजिए। सभी बच्चे, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।